नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए तो जरूरी है ही जो किसी कारणवश आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा में कट ऑफ क्लियर करने से महज 5, 8 या 10 नंबर से चूक जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ यह उनके लिए भी जरूरी है जो कि अभी अपनी तैयारी में अपेक्षाकृत नए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों को, उन बारीकियों को, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को एक फिनिशिंग टच मिलता है और अंततः आप इस परीक्षा में सफलता के हकदार बन सकते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति 115, 116, 17, 120 नंबर तक पा रहा है, निश्चित तौर पर इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है कि उस व्यक्ति की मेहनत अच्छी है, उसकी दिशा भी ठीक है, उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल का नॉलेज भी ठीक है, परंतु उससे कुछ छोटी छोटी जरूरतें, कुछ बारीकियां जो है वो इग्नोर हो जा रही हैं, जिसकी वजह से वो फाइनली 2-3 साल से अपने कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पा रहा है। आज हम उन्हीं को समझने के लिए कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको करना बेहद जरूरी है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वास्तव में अगर कोई प्रश्न छूट रहा है या गलत हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या मूल कारण हो सकते हैं, यानी वो गलतियों का स्तर कौन सा हो सकता है। सबसे पहला वहां पे ये हो सकता है कि आपको उस किसी प्रश्न का उत्तर मालूम ही ना हो, जिसकी वजह से आपका कोई प्रश्न छूट रहा हो, यानी एक तो बात आ जाती है लैक ऑफ नॉलेज की। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि आपको उसका उत्तर मालूम तो हो, पर वो उस समय पर याद ना आ रहा हो। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, तब आपको उसका उत्तर ना याद आ रहा हो, यानी लैक ऑफ रिवीजन भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। और तीसरा समस्या यह आती है कि कई बार आप देखे होंगे प्रश्न पत्र जब आप देते हैं तो आपका आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। मतलब आप फालतू की चीजों में हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हो, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो। तो तीसरा एक कारण हो जाता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये 3 ऐसी मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके आधार पर ही हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे 5-10 नंबर को हमें आगे बढ़ा करके और अंततः कट ऑफ क्लियर कराने में मदद करेंगी। तो ये सभी वो चीजें हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में जो गलतियां होती हैं उनके बारे में, यानी आपको पता है कि आरओ का जो पेपर है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि मान लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करता है, बल्कि आप जितना ज्यादा बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा। यह बात ब्रह्म समाज के बजाय कोई और कठिन से भी आयोग या स्थापना की हो सकती है जो आपको शायद ना याद हो। तो इस वजह से ऐसे प्रश्नों में आप देखेंगे कि आपको बार बार उस फैक्ट को रिवाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यानी जहां आप एक तरफ मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो सकता है कि 4 बार करें, वहीं ऐसे फैक्ट को रिवाइज करने के लिए या फिर ऐसी कोई टेबल को रिवाइज करने के लिए जिसमें इस प्रकार के सभी संगठनों के स्थापना वर्ष दिए हों और किसने स्थापना की उसका उल्लेख हो, इस टेबल को याद करने के लिए आपको कम से कम 15 से 16 बार रिवीजन करना होगा। यानी ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फैक्ट्स इसीलिए हमारे समक्ष जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमें वो याद नहीं हो पाता है। और इस कारणवश आपको ये जरूरी है कि ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए आपकी परीक्षा में जितनी भी इस प्रकार की चीजें हैं जो टेबुलर फॉर्म में हो सकती है, मान लीजिए कि पॉलिटी में भाग 6 में क्या लिखा है, भाग 8 में क्या लिखा है, तो आपके पास एक सेपरेट एक टेबल होनी चाहिए कि भाग से संबंधित टेबल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित टेबल, या फिर अनुसूचियों से संबंधित टेबल, या फिर विभिन्न जो ब्रह्म समाज हैं, देव समाज हैं, इनकी स्थापना किसने की, किस वर्ष की गई, ये सभी इस प्रकार की महत्वपूर्ण टेबल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। या तो आप उसे लिख करके तैयार करें, या फिर आप उसका मोबाइल में एक फोटो लेने के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, ताकि उसको समय समय पर आप रिवाइज करते रहें। इसी पहल के तहत हम लोगों ने अपने आरओ मेंटरशिप प्लान में फैक्ट शीट्स नाम से एक नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि ऐसे सभी फैक्ट्स को क्रमबद्ध रूप से आपको दिया जाता है हर हफ्ते। उसके माध्यम से वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। बात करें यदि उससे आगे, तो अगला जो पॉइंट है जहां पर गलतियां होती हैं वो एक तो ये कि आप हो सकता है कि बुक्स तो काफी पढ़ रहे हो परंतु पीवाईक्यूज ना पढ़ रहे हो। आप हो सकता है कि लक्ष्मीकांत को 4 बार पढ़ चुके हो, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली घटना चक्र पूर्वावलोकन या फिर युद्ध प्रकाशन पुस्तक को आप नहीं पढ़ रहे हो। या फिर यह भी हो सकता है कि आप पूर्वावलोकन पढ़ तो रहे हो पर उसका प्रॉपर रिवीजन ना कर रहे हो। ये आपके इस परीक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में उभरता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी यहां पर रिपीटेड नेचर क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। और इसके लिए यह जरूरी है कि आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समय समय पर बार बार रिवाइज करते रहें। यही कारण है कि टेलीग्राम पर जो हम लोग टारगेट्स देते हैं उसमें हर एक विषय को बुक से कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसका देखते हैं, क्योंकि पूर्वावलोकन यहां पर एक ऐसी बुक है जिसे आप मस्ट हैव बुक का दर्जा दे सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि टेस्ट सीरीज देना वो बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करना, क्योंकि जो
यहां पर आपने देखा था कि हम लोगों से कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो इसलिए हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज को न केवल देना है बल्कि उसका एनालिसिस भी करना है। यानी आपका यदि कोई प्रश्न गलत हो रहा है, मान लीजिए कि इमरजेंसी प्रोविजंस में आप गए और उसके आपने प्रश्न सॉल्व किए, उसमें आपका कोई प्रश्न गलत हो रहा है, तो आप देखिए कि वो प्रश्न क्यों गलत हुआ है। क्या वो पोर्शन मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिया था, क्या उसमें मेरी कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। इन सभी को एनालाइज करते हुए आप चाहे तो उस छोटे से सेक्शन को जाकर दोबारा पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपके पास उस प्रश्न की स्तरीय व्याख्या है तो वहीं पर उसको पढ़कर अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आपका एक बहुत सॉलिड रिवीजन हो जाएगा। अगर वो टेस्ट सीरीज प्रामाणिक है तो उसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस चैप्टर के किस पोर्शन में आपको दिक्कत हो रही है। और उसके साथ साथ अब इसमें देखिए तो आपके पास एक चैप्टर वाइज यदि टेस्ट आपको कहीं से मिलते हैं तो वो सबसे अच्छे टेस्ट माने जा सकते हैं। इसी पहल के तहत हम लोगों ने अपने मेंटोरशिप प्लान में इसको भी इंक्लूड किया है और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने पर। उसके बाद जब वो चैप्टर्स के माध्यम से पूरा विषय कंप्लीट हो जाता है तो फिर विषय के कंप्लीट होने पर एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और अंततः जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। इसके माध्यम से जो आपकी तैयारी होगी, मान लीजिए कि आप कोई फैक्चुअल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, जैसे आपने राज्यसभा सीट जो है वो विभिन्न प्रदेशों में कितनी आवंटित की गई है और इसमें यदि आपका प्रश्न गलत हुआ, आप तुरंत जाइए और उसको उस संबंधित जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं उससे उसको तुरंत याद कर लीजिए। यदि वो फैक्चुअल नेचर का है तुरंत उसके मोबाइल में कैप्चर कर लीजिए या फिर अपना एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए। इस तरह से यदि आप तैयारी करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कहां पर आपकी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं और कंफ्यूजन ही अंततः आपको उस परीक्षा में गलत प्रश्न को टिक करने के लिए उत्प्रेरित करता है। बात करें यदि आगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हर सब्जेक्ट के फोकस एरियाज को पहचानने की जरूरत होती है। देखिए, आइडियली हम कोई भी सब्जेक्ट को पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ में पढ़ते हैं, यानी यदि आप पूरे सब्जेक्ट का एक बार दो बार पढ़ते हैं उसको तो वो सही तरीका है, परंतु यदि रिवीजन आपको करना है तो आपको फोकस एरियाज पहचानने होंगे उस एग्जाम के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। यानी आरओ के एग्जाम के लिए यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इन तीनों को कम से कम 15 बार रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पर यह गलत तरीका है। अच्छा ये होगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को 3 बार रिवीजन करें और मॉडर्न हिस्ट्री को आप एंशिएंट मिडिवल को 3 बार करें और मॉडर्न हिस्ट्री को आप कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन कर लें। उसमें भी नेशनल मूवमेंट को आप 10 बार भी रिवीजन कर सकते हैं। यह आपका उपयुक्त तरीका होता है क्योंकि आपको पहचानना है फोकस एरिया जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यह आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आपको हर विषय के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जानने के लिए आपको उस विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा। यानी आप देखेंगे कि किस विषय में कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हम लोगों ने अपने मेंटोरशिप ग्रुप में जब भी कोई विषय शुरू होता है तो वहां पर उस विषय संबंधित समग्र रणनीति बताते हैं कि उस विषय के किस चैप्टर की क्या भूमिका है। ऐसा अभी पॉलिटी के संबंध में किया भी गया है और पिछले 2-3 वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू होगा उसका उसी प्रकार से रणनीति साझा की जाएगी। उसके बाद यदि बात करें तो हिंदी यहां पर एक ऐसा पोर्शन है जिसको आमतौर पर लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और जिसके भी हिंदी में नंबर कम रहते हैं वो दरअसल इस परीक्षा में सफलता में थोड़ा सा उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कारण कि हिंदी यहां पर एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कम समय में, कम पृष्ठों में उसे तैयार कर सकते हैं और उसमें आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे उतनी ही कम मेहनत आपको जीएस में करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में जो आप नंबर प्राप्त करते हैं वो उसे प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं जितना कि जीएस में एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हिंदी पर आपको प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। और छठा यदि बात करें तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना होता है, यानी सभी विषय से अलग हट करके। मान लीजिए कि रीजनिंग है, कुछ लोगों को इसमें डर रहता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि रीजनिंग से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको 12-13 प्रश्न करने ही है और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद जिन जिन चैप्टर से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उन चैप्टर्स के किसी भी बुक से आप 25-30 एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उससे आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल यहां पे एक ऐसा विषय है जो कि 16-17 मार्क्स का आता है, यानी कि अच्छा खासा इसका वेटेज है। इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि रिपीटेड नेचर के प्रश्न यहां से खूब पूछे जाते हैं। बात करें यदि मॉडर्न हिस्ट्री की तो मॉडर्न हिस्ट्री इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और उसमें भी नेशनल मूवमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आपको पकड़ बनानी है। इंडियन ज्योग्राफी भी ऐसा ही एक विषय है और करंट अफेयर्स में खास ध्यान रखना है कि आपको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में चलना है। यानी ऐसा नहीं करना है कि आप डेली बेसिस पर 2-2, 3-3 घंटा करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, उतने की आवश्यकता है नहीं। और बात आवश्यकता की नहीं, आप कुछ भी नया पढ़ेंगे तो वो अच्छा ही होगा, परंतु समस्या तब आती है जबकि आप उसको रिवाइज करने बैठते हैं। यानी आप यदि कोई चीज को रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसे पढ़ने का कोई खास औचित्य है नहीं और 2 घंटे की करंट अफेयर्स पर डे पढ़ने से आपका उतना लाभ नहीं होने वाला। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है जिसमें आप बहुत ज्यादा समय भी ना दें, आप केवल एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिए और लास्ट में ईयरली कंपाइलेशन जो आता है उसको कर लीजिए।
मान लीजिए कि आप घटना चक्र पूर्व की दृष्टि वाली मैगजीन को मंथली बेसिस पर फॉलो करते हैं और उसी का लास्ट टाइम में कंपाइलेशन तैयार कर सकते हैं, या फिर उन्हीं मैगजीन से आप रिवीजन कर सकते हैं मंथली मैगजीन से, वो उतना पर्याप्त है। आपका मंथली मैगजीन आपको मुश्किल से 10 दिन में आराम से तैयार हो जाएगी, जिसको आप बाकी के 20 दिनों में 4 से 5 बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रणनीति रहेगी बजाय एक एक दिन के न्यूज को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आरओ में उसकी उतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सभी कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके जो कट ऑफ रहता है उसको क्लियर कराने में मदद करेंगे। हिंदी पर ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट कोर एरियाज हैं उन पर ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करें तो उसमें अपनी गलतियों को पहचाने, कंफ्यूजन कहां पर हो रही है उनको पहचाने, उसको तत्काल रिवीजन कर लें। उसके साथ साथ यहां पर आपको देखना है कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप एक अलग फैक्ट शीट टाइप में अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर देख सकते हैं, उसको फ्री नोट्स के रूप में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। तो ये सभी कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कट ऑफ को क्लियर करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो नए लोग भी तैयारी में जुड़े हैं उनको भी इन सभी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी तैयारी में प्रमुख भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा आशा है। और इसी के साथ अपनी बातों को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।